हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो अच्छे से ध्यान देना। द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये थियरम प्रूव करने के लिए हमने क्या किया है कि थोड़ा सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए यहाँ पे हमने वन डायमेंशनल मोशन है उसको कंसिडर किया है। ठीक है, तो वन डायमेंशनल मोशन के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं सपोज अ बॉडी अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स अंडर द एक्शन ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स एफ। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या है वो हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं उसकी डेफिनेशंस के साथ। ठीक है, तो अभी ये मान के चलो कि कंजर्वेटिव फोर्स है वो कोई ऐसा फोर्स है जिसमें ये रिलेशन फॉलो होता है F इक्वल टू माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, ये कंजर्वेटिव फोर्स की तीन डेफिनेशन है, तीनों डेफिनेशन हम वन बाय वन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलो, तो यहाँ पे स्टार्ट करते चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एज पर वर्क एनर्जी थियरम। एज पर वर्क एनर्जी थियरम तो मैं डेल्टा के इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, F इंटू डेल्टा एक्स, इक्वेशन 1। ओके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एज पर वर्क एनर्जी थियरम। अभी बात करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब डेल्टा यू। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब डेल्टा यू। अब F इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। तो डेल्टा यू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस F इंटू डेल्टा एक्स, इक्वेशन 2। चलो, इन दोनों इक्वेशन का मैं एडिशन करूँ तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करूँ तो F डेल्टा एक्स माइनस F डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। मतलब डेल्टा के प्लस यू इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सपोज मैं उसको E से डिनोट कर दूँ तो वो क्या बनेगा, 0। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वेर E इक्वल टू के प्लस यू और उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स की इफेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। ओके, तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओके इक्वल टू क्या बनेगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। या तो आप बोल सकते हो जितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर? ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एंड इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। डेल्टा E इक्वल टू 0 मतलब चेंज इन टोटल एनर्जी इक्वल टू 0।
ठीक है। अब इसका मतलब तो यही हुआ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी अगर ज़ीरो है तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, तभी तो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तभी तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ज़ीरो आ रहा है। क्लियर। अभी देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशंस। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हैं वो समझते हैं यहाँ पे। लेट अस कंसिडर सम ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। अ फोर्स एफ एक्स, मतलब क्या हुआ कि फोर्स एट पोजिशन एक्स इज conservative if it can be derived from a scalar quantity Vx, मतलब हमारे लिए यहाँ पे Ux पोटेंशियल एनर्जी U। ओके, बाय द रिलेशन गिवन इन इक्वेशन 6.9, मतलब ये वाला इक्वेशन, यहाँ पे आपको 6.9 इक्वेशन दिखाई नहीं देगा, बट ये वाला इक्वेशन, मतलब F इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, माइनस डेल्टा U बाई डेल्टा एक्स, या तो वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स है तो du बाई dx। अगर ये रिलेशन को फॉलो करेगा तो आप बोल सकते हो कि जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब फर्स्ट डेफिनेशन ये हो गई, अ फोर्स इज कंजर्वेटिव if it can be derived from a scalar quantity u of x by the relation, इसकी जगह पे आप लिख दोगे f इक्वल टू माइनस डेल्टा u बाई डेल्टा x। आप एग्ज़ाम में ये तो नहीं लिख सकते ना कि बाय द रिलेशन गिवन इन इक्वेशन 6.9, ऐसा नहीं लिख सकते, इसलिए वो इक्वेशन आपको यहाँ पे रख देना है, F इक्वल टू माइनस डेल्टा U बाई डेल्टा एक्स। और अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हो तो यहाँ पे भी आपको क्या कर देना है, U। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन मिल गई, अ फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स इफ इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी U बाय द रिलेशन F इक्वल टू माइनस डेल्टा U बाई डेल्टा एक्स। The three-dimensional generalization requires the use of vector derivation, okay, which is outside the scope of this book। थोड़ा डिफिकल्ट है तो यहाँ पे आपको 3-dimensional explanation यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, ओके। और वैसे भी प्रूफ तो आपको यही मिलने वाला है जो हमने यहाँ पे दिया है, E इक्वल टू के प्लस यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, चलो, तो ये एक डेफिनेशन हो गई। एग्ज़ाम में आएगा कि कंजर्वेटिव फोर्स की 3 डेफिनेशन बताओ, तो तीनों डेफिनेशन आपको लिखनी है, 3 मार्क्स में हो सकता है आए तो। ठीक है, द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स। दिस कैन बी सीन फ्रॉम द रिलेशन वर्क डन इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, या तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ऐसा क्यों, समझो, तो वर्क डन है उसका फॉर्मूला एक्चुअल में ये है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा फॉर्मूला ये है कि माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए जब आप ये रिलेशन यूज़ करते हो तब आता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जैसे यहाँ पे मिला। बट जब ये यूज़ करते हो तब फाइनल माइनस इनिशियल तो होता है और एक और माइनस है, तो इनिशियल यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, इसीलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, चलो, तो ये सेकंड डेफिनेशन हो गई कि वर्क डन है वो सिर्फ एंडिंग पॉइंट पे ही डिपेंडेंट होना चाहिए। क्लियर, अगर वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा तो वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स में आप जो वर्क कर रहे हो वो पाथ पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है,
क्योंकि कुछ काइनेटिक एनर्जी आपकी वेस्ट होगी। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। क्लियर? ओके, थर्ड डेफिनेशन देखो, द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज अ क्लोज्ड पाथ। ओके, इन अ क्लोज्ड पाथ इज ज़ीरो। मतलब आप किसी एक पोजीशन से स्टार्ट करो और घूम फिर के अगर आप वहीं पे आओ और आपको टोटल वर्क डन ज़ीरो मिले तो वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो ये तीन डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रखनी है। दिस इज वंस अगेन अपेरेंट फ्रॉम इक्वेशन 6.11, मतलब ये वाला। अब इसमें देखो एक्स आई इक्वल टू एक्स एफ, अगर इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम हो गई तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाएगी, तो फिर वर्क डन क्या मिल जाएगा आपको? ज़ीरो। क्लियर? तो अगर ये तीन चीज़ें फॉलो हो रही है तो आप बोल सकते हो कि जो वर्क है, जो वर्क डन हुआ है वो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लगने वाला जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। दस द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैन बी स्टेटेड एज, देखो मैकेनिकल एनर्जी के लिए आपको याद रखना है द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ द फोर्सेस डूइंग वर्क ऑन इट आर कंजर्वेटिव। टोटल मैकेनिकल एनर्जी तभी आप बोल सकते हो कंजर्व्ड है जब वर्क करने वाले जो फोर्सेस है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हो। हाँ, सिर्फ अगर बात करें एनर्जी की तो टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, फिर वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। बट अगर बात करें मैकेनिकल एनर्जी की तो उसको अगर आप कांस्टेंट रखना चाहते हो तो फोर्सेस मस्ट बी कंजर्वेटिव वंस। ओके, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है वो समझने के लिए। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है, मोशन में है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्क हो रहा है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से है। यहाँ पे हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करेंगे क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है वो फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आएगा। ठीक है, तो सपोज मान के चलो कि ये ग्राउंड है और ये बिल्डिंग है। ठीक है, अब हम तीन पोजीशन की बात करते हैं। एक ग्राउंड मतलब y इक्वल टू 0, तो ये हो गया y इक्वल टू 0। सपोज एक पोजीशन ये है, ये y इक्वल टू स्मॉल h हाइट है, और एक पोजीशन ये वाली है, और ये है y इक्वल टू कैपिटल H जो मैक्सिमम हाइट है जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल होने देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो वो आपका काफ़ी काम आसान कर देगा। जैसे चैप्टर 5 के कुछ क्वेश्चंस ये कंसेप्ट से भी सॉल्व हो सकते हैं, और ये कंसेप्ट ज़्यादा इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि चैप्टर 5 में आप फोर्स पढ़ रहे थे तो आप पाथ को फॉलो करते थे, कैसा पाथ है, क्या कंडीशन है, ये सब। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है और उसकी वजह से वर्क डन हो रहा है तो सिर्फ एंडिंग पोजीशन पे ही डिपेंडेंट रहेगा। तो ये पोजीशन को डायरेक्ट आप ये पोजीशन के साथ कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, कैसे वो हम यहाँ पे देखते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, फ्री फॉल होना स्टार्ट हुआ उसका नीचे की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी? 0,
तो इनिशियल वेलोसिटी 0। जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचा तब उसकी वेलोसिटी क्या बनी, वेलोसिटी एट हाइट h। और जब वो नीचे गिरा तब उसकी वेलोसिटी बनी वेलोसिटी एट ग्राउंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, चलो ये फाइनल वेलोसिटी है। अब सारे डिस्टेंस में यहाँ पे दिखा देते हैं। ये टोटल हाइट कैपिटल H और ये जो हाइट है वो स्मॉल h। ओके, तो अभी देखो हम अलग अलग पोजीशन की बात करते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ऑल 3 पोजीशंस। ओके, चलो इनिशियल टोटल एनर्जी क्या होगी। अब इनिशियल कंडीशन क्या है कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी h हाइट के अकॉर्डिंग होगी और काइनेटिक एनर्जी, अब वेलोसिटी तो 0 है तो काइनेटिक एनर्जी होगी 0, इसलिए सिर्फ आएगा mg कैपिटल H। यहाँ पे आप बोल सकते हो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। तो ये बन गया इक्वेशन 1। ओके, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट हाइट स्मॉल h क्या रहेगी, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रहेगी mg स्मॉल h प्लस हाफ mvh स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी ड्यू टू सम हाइट और वो ऑब्जेक्ट मूविंग भी रहेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। चलो वेलोसिटी फाइनल, सॉरी टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल क्या रहेगी, तो यहाँ पे हाइट 0 है मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0, तो सिर्फ बचेगी काइनेटिक एनर्जी हाफ mvf स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप बोल दोगे कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम बोलते हैं वर्क डन, वो तो एक जरिया है कि हम उसकी हेल्प से पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है वो ये काम करके देगा आपको, इसीलिए वर्क डन का यूनिट भी हम रखते हैं सेम एज यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल। ठीक है, चलो तो ये तीनों इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गए हैं। अब देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे ये टर्म जो है उसकी वैल्यू, ये टर्म की वैल्यू और ये टर्म की वैल्यू सेम रहने वाली है। ठीक है, तो एज पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप लिख सकते हो कि तीनों यहाँ पे एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जीज मिल रही है वो सेम है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ एज पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट 0 इज इक्वल टू एनर्जी एट हाइट h। 0 पोजीशन पे जो एनर्जी है और हाइट h पे जो एनर्जी है वो आपको सेम मिलेगी। सॉरी, यहाँ पे आएगा EH, एनर्जी एट हाइट कैपिटल H, यहाँ पे एनर्जी एट हाइट 0। ठीक है, तो E नॉट इक्वल टू हाफ mvf स्क्वायर होगा, हाफ mvf स्क्वायर इक्वल टू mg इंटू कैपिटल H। यहाँ पे आप m कैंसिल आउट कर दो,
आपको जो फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी √2gh, जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में भी आपको मिलती थी चैप्टर नंबर 3। ओके, अभी भी आप कोई भी दो सिचुएशन को कंपेयर करा सकते हो। जैसे मैं अगर फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर कराना चाहूँ तो E एट कैपिटल H इक्वल टू E एट स्मॉल h हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकंड डेरिवेशन करते हैं। E एट कैपिटल H इक्वल टू E एट स्मॉल h। अब कैपिटल H मतलब मैक्सिमम हाइट पे तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही थी, बट यहाँ पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों थी, mg स्मॉल h प्लस हाफ m vf स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ m, यहाँ पे आएगा vh, हाँ, हाफ m vh स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों को मैं एक ही पोजीशन पे लेके आऊँ तो इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो माइनस होगा, mg कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो mg कॉमन निकल गया, अंदर बचा h माइनस स्मॉल h। अब देखो यहाँ पे m कैंसिल हो रहा है, m कैंसिल हो गया तो फिर vh आपको क्या मिलेगा 2g और h माइनस h, ये vh स्क्वायर था, अभी मुझे चाहिए vh, तो यहाँ पे मैंने कर दिया अंडर रूट। ठीक है, तो आप किसी भी दो पोजीशन की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंपेयर करके सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फिनिश हुआ द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो, और ये जो थियोरी है वो एक बार अच्छे से लिख के ये तीन जो डेफिनेशन है वो भी अच्छे से याद रख लेना है, 3 to 4 टाइम्स रिटर्न प्रैक्टिस करो, और ये एक एग्जाम्पल अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।